गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी हादसा का सुओ मोटो कॉग्निसेंस लिया था और यह कहा था कि 14 नवंबर को एसआईटी की रिपोर्ट पेश होनी चाहिए। किधर गई वो रिपोर्ट? कि वहां पर कुछ कारोबारियों के बीच और भाजपा के सियासतदानों के बीच एक सांठगांठ है, एक समझ है, एक अंडरस्टैंडिंग है, एक कॉम्प्रोमाइज है, जिसकी वजह से मोरबी जैसे जो हादसा होती है, दुर्घटनाएं होती हैं, वो उसका परिणाम है। ऐसे ही हुआ। आप जानते हैं गुजरात में ये एक मरकज बन गया है नशीली पदार्थों का। पोर्ट में आते हैं, व्यापार होता है, मुल्क के और अलग हिस्सों में गुजरात से चले जाते हैं। क्यों है? गुजरात बना कैसे इस चीज का मरकज? वहां पर कानून व्यवस्था कैसी है, विधि व्यवस्था कैसी है? नमस्कार दोस्तों, मैं आभारी हूं कि आप सब लोग यहां पर शामिल हो सके। मुद्दा आज गुजरात का मुद्दा है। गुजरात की बात करेंगे और आप जानते हैं कि गुजरात में चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और इस माध्यम से हमें पता चल रहा है कि इस रियासत की खामियां क्या हैं, विफलताएं क्या हैं। वहाँ पर भय का माहौल है, वहाँ पर भूख है, वहाँ पर गैर बराबरी है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है। और कुछ दिन पहले आपको पता भी होगा कि हमने वहाँ पर एक 22 सूत्री एक आरोप पत्र हमने समक्ष रखा था। सरकार की खामियां जो हैं, जो उनकी जो विफलताएं हैं, जो अयोग्यता है, उसको पेश किया था। ये जो है आरोप पत्र, ये एक कोई सियासी हमला नहीं है, बल्कि गुजरात की जो वास्तविकता है, उसकी जो हकीकत है, वो सामने लाता है। तो मैं उसी के बारे में बात करूंगा। गुजरात में हो क्या रहा है, किस तरह की गुर्बत है, जन विरोधी जो नीतियां हैं। ये सरकार तो गरीबों को मारना चाहती है, गुर्बत को नहीं। और जो गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, वो कितना विकृत है, कितना विनाशक है। वहां पर कैसा कुशासन है, बदअलमी है। सबसे पहले मुख्य सवाल यह उठता है कि मोरबी की बात करते हैं तो मोरबी हादसा में अभी तक एसआईटी की जो रिपोर्ट है वो पेश क्यों नहीं हुई? मैं ये जानना चाहता हूं। आपको ये अच्छी तरह पता है कि कुछ दिन पहले, 8 दिन पहले, गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी हादसा का सुओ मोटो कॉग्निसेंस लिया था और यह कहा था कि 14 नवंबर को एसआईटी की रिपोर्ट पेश होनी चाहिए। किधर गई वो रिपोर्ट? यह पहला सवाल है। एसआईटी ने रिपोर्ट अभी तक दी क्यों नहीं? एसआईटी है किस लिए? क्या जितने भी सरकारी जो एजेंसी हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, जो जितने भी इदारे हैं, जो संस्थाएं हैं, वो सरकार ने उसको हथियार बना दिया है? या तो कहते हैं विपक्ष के पीछे और पीछे लगा दो, या तो फिर कहती है शांत हो जाओ, कुछ बोलो ही मत। क्या यह सरकार की आदत है? देखिए, मोरबी हादसा में जो हो रहा है वो है अनैतिक पूंजीवाद। यह व्यवस्था है वहां पर कि वहां पर कुछ कारोबारियों के बीच और भाजपा के सियासतदानों के बीच एक सांठगांठ है, एक समझ है, एक अंडरस्टैंडिंग है, एक कॉम्प्रोमाइज है, जिसकी वजह से मोरबी जैसे जो हादसा होती है, दुर्घटनाएं होती हैं, वो उसका परिणाम है। ये वहां पर हो रहा है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, कोविड के वक्त 2020 में जब इस मुल्क की हवा अंत्येष्टि के धुएं से भरी थी, जब कब्रिस्तान में जगह नहीं थी, जब गंगा में लाशें बह रही थीं, गुजरात की हालत तो बहुत खराब थी। उस वक्त एक वेंटिलेटर घोटाला हुआ था, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री के दोस्त को कहा गया था कि वेंटिलेटर बनाओ, लेकिन बाद में पता चला कि ये वेंटिलेटर है ही नहीं, ये तो सांस लेने के उपकरण हैं। बार बार हाईकोर्ट ने उस वक्त उनकी गैर जिम्मेदारी, उनकी अयोग्यता, उनकी अक्षमता को फटकारा था, आलोचना की थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा।
लेकिन सरकार ने एक तरह से, जो मरकजी सरकार है, स्वीकार तो किया, पूरी सरकार बदल डाली। एक तरह से ये स्वीकृति थी कि किस तरह से वहां पर घोर मिसमैनेजमेंट हुआ। तो वेंटिलेटर स्कैम ये हमें बताता है कि कैसे कुछ पूंजीपतियों को वहां पर फायदा हो रहा है, कारोबारियों को फायदा हो रहा है, और यही यहां पर हुआ। हम पूछना चाहते हैं और जवाब अभी तक आया नहीं कि कैसे जो घड़ियां बनाते हैं वो, इनको इतने बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स ऐसे दिलाए गए। 2 करोड़ रुपए उन्होंने कहा था कि लगाए हैं, लेकिन अब पता चला है कि 12 लाख रुपए भी नहीं लगाए उस ब्रिज के रिपेयर और मेंटेनेंस में। कहां है वो एसआईटी रिपोर्ट? हम पूछना चाहते हैं। गुजरात का जो ये मॉडल है, ये जो प्रणाली है, इसमें बड़ी विषमताएं हैं, बहुत ज्यादा गैर बराबरी है। क्योंकि इन्होंने क्या किया है, प्रचार तो बहुत हुआ है कि जो कुछ पूंजीपति हैं, जो कुछ कारोबारी हैं, उनको बहुत सारी सुविधाएं दी, और देना भी चाहिए। अगर हम औद्योगिकरण चाहते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहते हैं, विकसित भारत चाहते हैं, तो वो जरूरी भी है। लेकिन इतनी जमीन दी, इतना उनको सब्सिडीज दी, इतने निशुल्क उनको बिजली दी, इतना पानी दिया कि सरकारी तिजोरी में सब कुछ खाली है। और मैं आपको बता दूं कि गुजरात में वहां पर शिक्षा में वो जो जीडीपी का जो हिस्सा है वो सिर्फ 2% है, और जो स्वास्थ्य में, और ये कोरोना के बाद स्वास्थ्य में जीडीपी का, रियासत की जीडीपी का हिस्सा सिर्फ 0.8% है। आप समझिए, वहां पर आप कहते हैं बहुत ज्यादा औद्योगिकरण हुआ, ऐसी बात नहीं है। वहां पर बेरोजगारी व्यापक है, और जो असंगठित क्षेत्र में है वहां पर सबसे ज्यादा हमारा श्रम बल है। मतलब 94% जो श्रम बल गुजरात का है वो असंगठित क्षेत्र में है। और कोरोना के ये नोटबंदी के बाद, कोरोना के बाद, आप जानते हैं इस महामारी के बाद असंगठित क्षेत्र की क्या हालत हुई। तो वहां पर जो मुख्य जो श्रम बल है, जो मजदूर है, उनकी क्या हालत होगी आप अच्छी तरह जानते हैं। यह है बिहार की कहानी। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, गुजरात की कहानी। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स गुजरात में 40% है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स गुजरात में 40% है। और ये एक नापता है कि शिक्षा में कितने लोग, शिक्षा में कितना आवंटन हो रहा है गुजरात में, और वहां पर सुविधाएं लोगों को कितनी मिल रही हैं, लोगों के पास कितनी पूंजी है। तो 40% वो गरीबी रेखा से नीचे है। इतना ही नहीं, आगे चलते हैं। आप जानते हैं कि गुजरात में 22 पेपर लीक हुए हैं। जो प्रश्न पत्र हैं वो तो वायरल हो गए थे, और वहां पर बिक्री हो रही थी लोगों को, लाखों में ये तो बिक रहे थे। एसआईटी वहां पर भी लगाई गई, लेकिन इसका निष्कर्ष क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। जो बड़ी मछली है वो तो हमेशा निकल जाती है वहां पर। ऐसे ही हुआ, आप जानते हैं गुजरात में ये एक मरकज बन गया है नशीली पदार्थों का। पोर्ट में आते हैं, व्यापार होता है, मुल्क के अलग हिस्सों में गुजरात से चले जाते हैं। क्यों है? गुजरात बना कैसे इस चीज का मरकज? वहां पर कानून व्यवस्था कैसी है, विधि व्यवस्था कैसी है? इतना ही नहीं, जो हूच ट्रेजेडी हुई, दुर्घटना हुई, 100 लोग वहां की जाने गई, उसका निष्कर्ष कुछ निकला नहीं, कोई जांच का कुछ निष्कर्ष निकला नहीं। वहां पर मैं जानता हूं कि वहां पर एक तरह से शराबबंदी है, लेकिन किस तरह से ये ऐसे हादसा होते रहते हैं आप बिल्कुल अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। कांग्रेस का जो कैंपेन है वो सकारात्मक रूप से, जबरदस्त रूप से वहां पर चल रहा है, सकारात्मक रूप से जारी है। और एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है। आप देख रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में जो हुजूम, जो उत्साह, जो उमंग, जो लोग जो शामिल हो रहे हैं, रोज पे रोज कारवां बढ़ता जा रहा है, हम अपनी मंजिल के करीब आते जा रहे हैं।
और ऐसी विषमताओं की, गैर बराबरी की, असमानता की बात हम कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं, अमन चैन की बात कर रहे हैं। गुजरात में भी हमारा जो कैंपेन है वो सकारात्मक है, ये मैं बताना चाहूंगा। हम गली गली जा रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं और ये उनको आश्वासन दे रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं कि जो हम करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। राजस्थान में जैसे हमने अर्बन मनरेगा लागू किया, वहां पर 800 करोड़ रुपए का आवंटन हो चुका है राजस्थान में और 2.5 लाख जॉब कार्ड्स बढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि न्याय योजना छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। और इस तरह से अगर हमने गुजरात में वादे किए हैं कि हम गुजरात की जो नौकरियां हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल बंद कर देंगे, 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, वहां पर 3,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देंगे, 300 रुपए यूनिट बिजली निशुल्क देंगे। अगर हम जो किसान भाई हैं 3 लाख रुपए के कर्जे माफ करेंगे तो हम ऐसा करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारे पास वो अनुभव है, वो तजुर्बा है, हमने ऐसा किया है, वचन का पालन हमने किया है। ये राजस्थान में देख लीजिए, ये छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, हम यही गुजरात में करेंगे। गुजरात में जो ये व्यापक रूप से जो विषमताएं, जो खामियां, जो अक्षमता हम देख रहे हैं, ये सरकार की अयोग्यता जो देख रहे हैं, उसमें जरूर बदलाव लाएंगे। हमारी एक गुजरात में एक माइक्रो स्ट्रैटेजी है, जहां पर हम जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, नुक्कड़ सभाएं हैं और इसी तरह से हमारा चुनावी प्रचार चल रहा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।